जो है ये गद्यांश दिया हुआ है, कुछ इधर है कुछ यहाँ पर है ना। पहले तो हम थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं और फिर मैं इसे आपको अपने, ठीक है, अपने जो है शब्दों में बताऊंगी कि इसका क्या एक मीनिंग है, क्या इसमें छिपा हुआ है, आखिर क्या है। ठीक है, तो चलो पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं। देखो, निर्देश नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न यहाँ पे 1 से 9 क्वेश्चन के सबसे सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चूज करना है। यह है आपको गद्यांश पढ़ के। क्लियर है, चलो पढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को वे उनका भरपूर आनंद, देखो माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, और जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा उनके पेरेंट्स चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे की स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। बहुत ही बेहतरीन है, और मैं इसे अपने शब्दों में बताऊंगी ना तो बड़ा ही आनंद आने वाला है आपको। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाने रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनके टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। देखो यहाँ पर जो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है ना, इस गद्यांश में क्या एक पॉइंट छिपा हुआ है। तो भैया आपका जो है गद्यांश में एक पॉइंट ये आपका छिपा हुआ है कि देखो, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, संस्कृति समारोह होता है, इसके दौरान गीत गाए जाते हैं, कविताएं सुनी और सुनाई जाती है, तो इसे लेकर पेरेंट्स, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे। खुद जब बच्चे खुद अपने अकॉर्डिंग अपने भविष्य का निर्माण करना सोचते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मुझे तो ये बनना है, या फिर मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है देन मुझे वो बनना है, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ ऐसा होता है ना कि किसी को टीचिंग लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, नहीं किसी को तो पुलिस वाला बनना है, और नहीं भाई किसी को आईएएस बनना है, किसी को यहाँ पर जो है आईएएस की जो है तैयारी करनी है, नहीं किसी को पायलट बनना है ना। सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, सोचने की क्षमता, सारी चीज़ें खुद जब तुकबंदियाँ करते हैं, खुद अपने बारे में सोचते हैं, तो यह जो चीज़ होती है ना उनके पेरेंट्स को, माता पिता को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अपने थ्रू डालें। अगर पेरेंट्स ने ये सोचा हुआ है ना कि मुझे अपने बेटे को यहाँ पर क्या बनाना है, हाँ कि मुझे तो यहाँ पे उसे प्रोफेसर बनाना है, और जबकि उसकी इच्छा है कि मैं तो यहाँ पे 1 to 5 का टीचर बन जाऊँ, 6 to 8 का बन जाऊँ, 11 तो 12 का बन जाऊँ, लेकिन उसके पेरेंट्स को तो उसे प्रोफेसर ही बनाना है। अब भैया प्रोफेसर बनने में न तो उसकी इतनी रुचि है, न ही वो वहाँ तक जा पा रहा है, लेकिन नहीं पेरेंट्स को तो उसे प्रोफेसर ही बनाना है। यानी कि जब पेरेंट्स बच्चों पर अपने आप खुद जबरन यहाँ पर अपने थ्रू अपने अकॉर्डिंग ये थोपते हैं कि तुम्हें ये करना है, फ्यूचर में जाके तुम्हें इस चीज़ की पढ़ाई करनी है, तो वो जो पढ़ाई करते हैं ना बच्चे करने तो लगते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से भाई कहना तो सभी मानते हैं बच्चे, अब कह तो देंगे कि चलो भाई कर लेंगे, लेकिन बच्चा उसमें बहुत उबेगा यहाँ पे, और सबसे जो मेन पॉइंट्स है उसमें वो कामयाब भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वह बच्चे की रुचि नहीं है। जो बच्चे की रुचि है, खुद की जो उसकी तुकबंदी है, खुद जो वह करना चाहता है, उसे आप करने से रोक रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं नहीं तुझे प्रोफेसर ही बनना है, बच्चा कह रहा है नहीं मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है, मुझे मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरी रुचि भी नहीं है, देन वहाँ तक मेरा लेवल भी इतना हाई नहीं है। सब बच्चे अपनी अपनी क्षमता कैपेसिटी के आधार पर ही चीज़ों को करते हैं। भाई
हर एक बच्चा यह जान लेता है कि हाँ मेरी कितनी क्षमता है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ, तो उसी के आधार पर वह तैयारी करता है। अगर बच्चे को बताए ना कि हाँ मैं आईएएस निकाल लूँगा, बन जाऊँगा, तो वह आईएएस के ही पीछे भागेगा, वो फिर 1 to 5 वाली टीचिंग नहीं करेगा, वो फिर आईएएस के पीछे भागेगा। लेकिन जिस बच्चे को पता है कि मैं आईएएस तक नहीं जा सकता, मेरी इतनी माइंड की कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता इतना, मैं छोटी मोटी जॉब ले सकता हूँ, हाँ, फिर वो 1 to 5 के टीचर्स के लेवल या फिर यहाँ पे छोटी जॉब के लेवल यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन नहीं, उसके पेरेंट्स को तो उसे प्रोफेसर ही बनाना है भैया, भाड़ में जाए कुछ भी हो जाए। तो ये जो चीज़ होती है ना, बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। जो पेरेंट्स अपने आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और खुद अपने आप अपने थ्रू यहाँ पर उन पर ज़बरदस्ती थोपते हैं कि नहीं तुझे ये करना है, वो बनना है, तो वो बच्चा बहुत कम कामयाब हो पाता है। और जो बच्चा खुद तुकबंदी करता है, खुद खोजबीन करता है, खुद रुचि रखता है, खुद उसे ये पता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें है और मैं यहाँ पे बन जाऊँगा, और अगर आप उसे वो करने नहीं देते और अपनी ही आप चलाते हैं, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। बस यही चीज़ कही गई है और यही चीज़ स्कूल के प्रति कही है। स्कूल में बच्चों को देखो, यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षा की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। बच्चे अगर गीत कविता खेल देखो हम जो पढ़ाते हैं ना, उसके थ्रू कोई भी टीचिंग नहीं कराता। ये तो आपका क्या है, एक बुक है और बुक में हम सीडीपी पढ़ा रहे हैं, पेडागोगी पढ़ाते हैं कि हाँ बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, खेल गतिविधि से पढ़ाओ, ऐसे यूँ, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। कोई भी जितनी ये सारे यहाँ पे नियम एक्टिविटीज़ बताते हैं ना, ऐसे कोई टीचर नहीं कराता, सब अपने अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो भैया ये कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा गीत, स्टोरी, थोड़ा पोएम्स, थोड़ा खेल गतिविधि के माध्यम से अगर आप पढ़ाएंगे और उसे भी आप शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा के फील्ड में उसे भी आप यहाँ पे अगर ज्वाइन करेंगे तो यह बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और यहाँ पर जो भैया आपके अधिकारी है, स्कूल है, वो तो यहाँ पर क्या कहता है कि इन सब के लिए समय नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक से, ये जो एक्टिविटीज़ है पाठ्य पुस्तक से बाहर की है। हमारे यहाँ पे तो आओगे और बस पढ़ना शुरू करो, बुक्स को रट लो, जो भी करना है तुम्हें कर लो। तो ये चीज़ क्या है, बहुत गलत है। बस यही चीज़ इसमें कही गई है, पूरे के पूरे यहाँ पे गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कही गई है। ओके, और हम इसे अब क्वेश्चंस के थ्रू जब करेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन हम जो है इसे कर पाएंगे। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब एक समाज है या फिर हमारी संस्कृति है और इसमें एक बालक रहता है, बच्चा रहता है, जब वो अपने थ्रू यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है और आप लोग उसे नहीं करने देते हैं और खुद अपना ही जो है यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, खुद जबरन उस पर खुद थोपते हैं कि हाँ ये नहीं वो कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो उसमें बच्चा बहुत कम मोटिवेट होता है। बच्चा तब मोटिवेट होता है जब वो खुद कुछ करना सोचता है अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन फर्स्ट से, और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके होंगे ना, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक के क्वेश्चन हम करेंगे और इन सब का आंसर हमें ये गद्यांश पढ़ के ही देना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर बालक खुद अपने अनुसार कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ तुकबंदियाँ कर रहे हैं, खेल गतिविधि कर रहे हैं, गीत कविता कुछ भी अपने थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को ढाल रहे हैं, तो ये उनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि अगर बालक खुद अपने अनुसार यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा ना, तो भैया माता पिता का जो सपना है ना, जो माता पिता ने अपने द्वारा तय किया है बच्चों का लक्ष्य, वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर बालक अपने थ्रू यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की सोचेगा, तो उसके पेरेंट्स तो यहाँ पर सोच के बैठे, नहीं मैं तो अपने बच्चे को प्रोफेसर ही बना के रहूँगा, ठीक है, लेकिन बच्चे को तो यहाँ पर छोटा ही टीचर बनना है, 1 to 5 वाला ही, तो फिर यहाँ पर जो पेरेंट्स का लक्ष्य होगा ना, वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो यही बात कही गई है इसमें, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। भैया ऐसे पेरेंट्स नहीं बनना है, बल्कि ऐसे देखो, हाँ, अपने बच्चों को आप यहाँ पे सही वे पर सजेशन करते रहो, ये सही बात है, सही वे दिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। देन यहाँ पे उनसे आप ये भी चीज़ें पूछिए कि भैया तुम्हारी रुचि किसमें है, जिसमें तुम्हारी रुचि है तुम वही करो और उसमें हम तुम्हारे साथ है 100%। अब अपने आप जबरन आप नहीं थोपो, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो यह जो यहाँ पर है ना, ये हमें यही सीख देती है कि भाई आप भी आगे जाके नेक्स्ट, ठीक है, कभी पेरेंट्स बनेंगे, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, शादी वादी होगी, पेरेंट्स बनेंगे, तो आप लोगों को अपने बच्चों पर ये सब चीज़ें जबरन नहीं थोपनी है। उन्हें ये बोलना है कि जो आप लोगों का मन है करने का, उसमें हम आप लोगों के साथ हैं, आप कीजिए।
नेक्स्ट, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो गीत कविता बच्चे अगर पोएम्स के थ्रू, खेल गतिविधि के थ्रू, है ना, स्कूल में अगर कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यह स्कूल को भी पसंद नहीं क्यों रही है। उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। ये चीज़ गलत है, ये भी सही। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखो अगर गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, यही चीज़ कह रहे हैं कि भैया स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, यही चीज़ कही गई है गद्यांश में। अगर बालक यहाँ पे गीत कविता, है ना, स्टोरीज, खेल गतिविधि इसके थ्रू अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे खुद, तो यह चीज़ टीचर्स लोगों को और स्कूली पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यह कह रहे हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो गीत कविता हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, सही बात है। ये जीवन शैली का एक स्वाभाविक, बिल्कुल। देखो कविताएं, स्टोरीज जो होते हैं, गीत जो होते हैं, स्टोरीज होते हैं, कविताएं, क्या ये बालकों को कुछ लिखने पढ़ने नहीं देती? बिल्कुल देती है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, देती है, क्यों नहीं देती, एक स्वाभाविक हिस्सा है। और ये भाषा सृजनात्मकता को भी, यस भाषा, देखो कविता, गीत कविता, ये सारी चीज़ें, है ना, हमारी संस्कृति, हमारे समाज से भी जुड़ी है और साथ ही साथ में इन्हें करने से हमारी लैंग्वेज में सृजनात्मकता, बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, है ना, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हम करेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे तुकबंदियाँ, तो ये चीज़ सारी हमें याद होगी और हमें पता भी चलेगा इसके बारे में। लेकिन क्या नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। भाई क्यों नहीं है? गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे हैं कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो समाज में क्यों नहीं है? बिल्कुल व्यापक सहमति है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। और ये बेहतरीन यहाँ पे गद्यांश है भाई, बहुत ही मस्त। चलो नेक्स्ट देखो, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के, सहयोगी के या फिर संपूरक के रूप में? तो शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? शिक्षा, एजुकेशन, जो एजुकेशन फील्ड है, एजुकेशन फील्ड में गीत कविता को किस दृष्टि से देखा गया है? देखो यहाँ पे टीचर्स लोग क्या कहते हैं कि भैया अगर यहाँ पर गीत कविता को आप शिक्षा में, है ना, प्रोवाइड करोगे तो इससे जो हमारी शिक्षा है वो क्या होगी? यहाँ पे एक तो उसके लिए समय नहीं है और दूसरी बात है कि ये स्कूली पढ़ाई से उन्होंने अलग कह दिया कि ये अलग चीज़ है, इसलिए ही बाधक के रूप में इन्होंने लिया है इसको। शिक्षा व्यवस्था में गीत कविता को बाधक के रूप में तो लिया है। ये लोग ये चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें न हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें उतना ही टाइम मिलता है कि बस हम बच्चों को आए और अपना लेक्चर ले, 30-35 मिनट का जितना होता है, 40-45 का, और यहाँ पे पढ़ाए जो हमारा सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, बस ओनली, ठीक है। एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज़ हमें फालतू नहीं करानी है, ना इनके लिए टाइम है, ये कहते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन यहाँ पर कौन सा नहीं है कि इनसे बच्चे अपनी राह पर भटक जाएंगे, यह कथन जो है सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो अनुच्छेद के आधार पर जो गीत कविता है, अगर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अगर बालक गीत कविता, स्टोरीज, अच्छे अच्छे पोएम्स, कहानियाँ, स्टोरीज, खेल गतिविधि, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ ये नहीं है कि वह अपनी राह से भटक जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे गलत दी हुई है। ओके, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? भाई देख लो, आपने पैराग्राफ में देखा है, पैराग्राफ में बच्चों के लिए यहाँ पर इनका लक्ष्य कौन निर्धारित कर रहा है? देखो नहीं, पेरेंट्स को तो यही है कि भाई ना मुझे प्रोफेसर ही बनाना है, मुझे प्रोफेसर ही बनाना है, ना तो मैं तुम्हें पुलिस लाइन में जाने दूंगा और नहीं तुम्हें मैं और किसी फील्ड में। सो हम बच्चे हैं, पेरेंट्स है, स्कूल है, शिक्षा अधिकारी, तो बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित कर रहा है गद्यांश में? हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, और कौन? जबरन थोप रहे हैं, भले ही हमारी रुचि नहीं हो उस पर, लेकिन अगर जब हम जबरन यहाँ पर लक्ष्य अपने बच्चों का सुनिश्चित करेंगे ना कि नहीं तुम्हें वही बनना है, तो बच्चा नहीं बन पाएगा। हाँ,
आप लाइफ में उनका साथ दीजिए, उनके जो है साथ रहिए, अच्छा उन्हें रास्ता दिखाइए, ठीक है। गलत राह पर नहीं चलने दो, अच्छा रास्ता दिखाओ सही से, क्योंकि भाई डेवलपमेंट एक पेरेंट्स ही करते हैं सबसे बेस्ट। तो इनके लिए यहाँ पर जो है सर झुका के नमन है, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़ के और कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन हाँ, आप लोगों को आगे जाके ऐसा भी पेरेंट्स नहीं बनना है कि आपको सारी चीज़ें अपनी ही थोपनी है बच्चों पर, है ना। उनकी रुचि समझो, उनसे बातचीत करो, बैठाओ अपने आसपास में कि हाँ बताओ भाई क्या करना है, गर्ल्स या फिर बॉयज़ है, दोनों फील्ड में आपको यही चीज़ें सोचनी है कि बताओ भैया क्या करना है आप लोगों को, किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। अगर एजुकेशन में ज़्यादा रुचि नहीं है और किसी चीज़ में रुचि है, देन वही चीज़ कराओ, ठीक है। कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। देखो क्रिया, अगर हम क्रिया की बात करें, एक सकर्मक और एक यहाँ पर जो है अकर्मक, है ना, दो होते हैं ना। तो सकर्मक क्रिया में होती है जिसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब क्रिया नहीं होती है। यानी कि इसमें कर्ता होता है, कर्म भी होता है, कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों चीज़ होते हैं। इसमें कर्ता और कर्म होता है, क्रिया नहीं होती है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखो कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें है आपकी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कविताएं सुनी सुनाई जाए, है ना। इसमें आपकी क्रिया नहीं है, इसमें आपका कर्ता है और कर्म है। कर्म क्या हो रहा है? सुनी सुनाई जाए, और क्या? कविताएं कर्ता हो गया, सुनी सुनाई जाए, है ना, क्या हो गया? कर्म हो गया, क्रिया इसमें नहीं है इसलिए, ठीक है। तो जिस वाक्य में क्रिया का नहीं होना पाया जाता है वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्रिया का होना भी पाया जाता है, कर्ता का भी और कर्म का भी, क्रिया का भी, वह आपकी सकर्मक क्रिया होती है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अब बेहतरीन मस्त वाला क्वेश्चन है, और वो है सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तिक प्रत्यय, कर्तिक प्रत्यय, इक या फिर के। एक यहाँ पे शब्द है सांस्कृतिक, तो भैया सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की थोड़ी डेफिनेशन बाय द वे पता है आप लोगों को। वे शब्द जो वाक्य के बाद में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तो प्रत्यय कहते हैं हम, बस सिंपल है। तो सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय वही होगा जो इस शब्द के लास्ट में जुड़ा होगा। इसमें जो है संस्कृत इसमें आपका मूल शब्द है। संस्कृत क्या है भैया? इसमें मूल शब्द है, यहीं पर इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि देखो तिक है ना, इसमें छोटी ई की मात्रा है इधर, और इसमें क्या छिपा हुआ है यहाँ पे देखो, तो इसलिए इक हो जाएगा। और संस्कृत इसमें मूल शब्द है, और भैया इक क्या है? इसमें प्रत्यय है। क्लियर है ना? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्यय होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बाय द वे बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड है। मंजूर का समानार्थी शब्द बताना है, क्या होता है? देखो जो समानार्थी शब्द होते हैं, समानार्थी जो शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द उसे कहते हैं जहाँ पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यानी कि मंजूर शब्द है, मंजूर को हम और कुछ भी कह सकते हैं। मंजूर को हम और क्या कह सकते हैं? तो मंजूर का समानार्थी शब्द हो जाएगा स्वीकार करना। तो भाई मंजूर को हम, यानी कि मंजूर कर लो, कुछ भी है ना। अब ये मत कहना कि हमारा लव लेटर मंजूर कर लो, है ना, ठहरो पढ़ लो थोड़ा, ये अभी लव लेटर पहुंचाए। तो मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा भाई? यहाँ पे आपका देखो स्वीकार कर लो, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे सी होगा। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए ना, वरना तो पता चला कि आप क्लास में बैठे बैठे सो गए। तो 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश हुए, गद्यांश यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ टोटली, ठीक है।
चलो, और एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। और यहाँ पर हम करने वाले बहुत ही बेहतरीन सा पद्यांश यानी कि बहुत ही अच्छी कविता है, और इनको हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन 10 से और 15 तक के सभी सही आंसर्स हमें यह यहाँ पे कविता को पढ़कर ही देना है। कविता बहुत ही गजब की है और इस कविता में भी आप काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित की जगह पर सरित गिरी ग्रह मिले। अनिश्चित की जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, कि जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कंटकों का मतलब सुख दुख। कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े। कुछ भी रुकेगा तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही का मतलब होता है एक पथिक। पथिक रास्ते पर चल रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन की बात की गई है। भाई जीवन क्या होता है? जीवन एक खिलौना होता है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना, आदमी एक खिलौना है ना? ये सॉन्ग सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा, शायद पिक्चर भी देखी होगी। तो ये जो सॉन्ग है ना, क्या कहता है कि आदमी एक खिलौना है। तो यही चीज़ कह रहा है, आदमी एक खिलौना ही है, कब टूट जाए कुछ नहीं पता, अनिश्चित है। तो व्यक्ति की जीवन की यहाँ पे बात की गई है। अब भैया आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत बुरी जो है दुर्दशा है। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे छोटा बालक है, बच्चा है, किसी छोटे बालक ने जन्म लिया, उसका भी कुछ नहीं पता वो कब क्या हो जाए उसके साथ में, है ना। और यहाँ पे कोई बड़ा बंदा है, कोई और, या फिर कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, किसी भी कितने भी साल का है, किसी का भी कुछ भी यहाँ पर पता नहीं कि उसके साथ में कब क्या हो जाए। और कंटकों का मतलब है यहाँ पर दुख और सुख। ये तो भैया क्या है, हमारे जीवन में पूरे एकदम बढ़िया से जो है पूरे भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं, है ना। सुख की प्राप्ति अगर हमें होते हैं ना, तो वहीं पे पीछे पीछे दुख एकदम दौड़ लेता है कि हाँ मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं पास ही आने वाला हूँ तुम्हारे। तो सुख दुख हमारे जीवन का क्या है, एक अहम यहाँ पे हिस्सा है। तो यही पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे व्यक्ति, हे पथिक, तुम रास्ते पर चल रहे हो, है ना। हे अनिश्चित की जगह पर, यह क्या है, निश्चित नहीं है तुम हो किस जगह पर। सरित गिरी ग्रह मिलेंगे, अनिश्चित की जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। भाई आप चल रहे हैं अपने जीवन में, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, दुख सुख आप सबके साथ में लगा हुआ है, लेकिन कब क्या हो जाए आपके साथ में है किसी को भी नहीं पता है कि नहीं। क्या यह लिखा हुआ आता है कि आपके साथ में अब ये होगा। अब आप यहाँ पे हैं, मानो कि आप अपने घर पे भी खाना खा रहे हैं, अभी जस्ट 5 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या आपको पता है? नहीं ना। क्या दुर्घटना घटित हो जाए, क्या हमें एक अच्छी यहाँ पे न्यूज़ मिले, क्या होगा हमारे साथ में, हमें नहीं पता। तो यही चीज़ कहता है यहाँ पे ये, ओके। कि जगह यात्रा खत्म हो जाए, जा रहे हैं मस्ती में, कब पता चले सांसें खत्म हो गई, लुढ़क गए, नहीं पता भैया। किसी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बढ़िया घर से निकला है नहा धो के, अच्छा लग साबुन में नहा धो के, ठीक है, पता चला भाई रास्ते में जा रहा है और क्या हुआ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और ऊपर बहुत होते हैं ये कंडीशन। तो यही कह रहा है कि भैया किस यात्रा पर निकले, है ना, कहीं पर भी यात्रा, हम ये चलते हैं, घूमते हैं, फिरते, यात्राएं तो ये हमारे जीवन की, ओके। तो कब क्या हो जाए यह निश्चित है, निश्चित नहीं है, ये नहीं पता है हमें। अगर हमें पता होता कि हाँ हम बाहर निकल रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट होगा, तो हम कभी नहीं जाते, समझे। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और हमारे जीवन में क्या है भाई, यहाँ पे आपका यहीं पे कंटकों के सर मिलेंगे, सुख दुख, हमारे जीवन में सुख दुख के फल मिलेंगे। अभी देखो हमें 2-4 दिन में न्यूज़ मिलेगी कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, तो बड़े हैप्पी होंगे हम, बड़े ही हैप्पी होंगे हम। लेकिन जब हम एग्ज़ाम दे देंगे तो फिर बहुत से बच्चों को, कड़वाई पर सच है, ये भी पता चलेगा कि रिज़ल्ट आ गया, क्या आ गया, रिज़ल्ट आ गया, और हम रह गए 1-2 नंबर से। बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। किसी को बहुत दुख होगा, किसी को बहुत ही खुशी होगी जिसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और जो क्वालिफाई कर लेगा। तो दुख सुख सबके साथ में क्या है, लगे हुए हैं। तो बस यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। जीवन क्या है, एक खिलौना है। आदमी भी क्या है, खिलौना है, कब टूट जाए कब नहीं, कुछ नहीं पता इसका। तो यही कब हमारे साथ में क्या हो, ये क्या है आपका अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और अब हम करेंगे सॉल्व। चलो
कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर? मैंने कहा ना भैया, आप जा रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कब आपकी सांसें थम जाए और आप जो है लुढ़क जाए और सीधा ऊपर। सबका है ये, सबके साथ में ये, कोई भी है, चाहे कोई यहाँ पर आपका जो है बालक है या फिर यहाँ पर वृद्धावस्था में है, कोई प्रौढ़ावस्था में है, कोई अभी जो है सही था, है ना, मानो कि 10-20-30 के साल की एज में, तो उसके साथ एकदम अचानक दुर्घटना कुछ भी हो गई। तो ये चीज़ें कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर यहाँ पे संकेत हुआ है? तो किसकी? अनिश्चितता की ओर। कुछ नहीं पता, कुछ भी जीवन में निश्चित नहीं है, सारी चीज़ें अनिश्चित है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कहते हैं ना, जो यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, में कहते हैं कि भैया एक पैर रखो तो दूसरा कहाँ रखे जाएगा, इसका कुछ नहीं पता, है ना। यानी कि अभी हम यहाँ हैं, देन 5 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, शाम तक क्या होगा, कुछ नहीं पता भैया। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव का प्रतीक है? देखो, कविता में आए सुमन आया है और कंटक शब्द आया है, तो फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय। मैंने बताया था ना, कंटक और सुमन का मतलब क्या है? सुख और दुख। यही तो कविता में आए सुमन और कंटक का मतलब है जीवन में कब खुशी आ जाए और कब दुख में पलट जाए, कुछ नहीं पता। आगे चलो। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। यस यस यस, यहाँ पर एक जो कविता है, कविता में कवि हर एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ यही मोटिवेट कर रहा है कि भैया चलते रहो राह पर, भले ही आज तुम्हारे सामने कितनी भी जो है कठिनाई क्यों न हो, आप बढ़ते चलिए, बढ़ते जाइए। यही तो जीवन है, यही तो लाइफ का एंजॉय है, यही तो आनंद है जीवन का। अगर आप बढ़ते रहेंगे अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर होते रहेंगे, तो कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं है सब भाई। अब देखो, किसी के यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी फैमिली में, किसी के घर पे किसी के जवान बेटे की मौत हो जाती है, तो जिसके घर पे ऐसा होता है ना, उसके दिल से पूछ के देखो, उन पेरेंट्स से पूछ के देखो कि कैसे वह अपने बेटे को या फिर अपनी बेटी को मरते हुए देखता है। तो वो टाइम भी क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही कठिनाई से भरा होता है। क्या होता है, वो टाइम भी हमारे लिए बहुत कठिनाई से भरा होता है। लेकिन क्या होता है भाई, यही तो कह रहे हैं कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की आप लोगों में हिम्मत होनी चाहिए। तो वो जो यहाँ पे टाइम होता है ना, ऐसा होता है कि ये टाइम यहीं पे थम जाए और पीछे हो जाए, ये टाइम कभी हमारे साथ आए ही ना। जिसके साथ होता है ना, उससे पूछ के देखो। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि भैया जैसी परिस्थिति आती है उसमें आगे बढ़ने के लिए आप मोटिवेट रहो, बस यही चीज़ भाई, ऐसे किसी के साथ न हो, है ना। चलो आगे। इस जीवन यात्रा में क्या होता है, क्या यहाँ पे सब कुछ निश्चित है कि हाँ भैया तेरे साथ में 5 मिनट बाद ये होगा, तेरे साथ में 1 घंटे बाद ये होगा, हाँ तेरी मौत ना उस दिन होगी, निश्चित है ये, हाँ तेरी ना नौकरी उस तारीख को लगेगी, ये निश्चित है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। सब कुछ मुश्किलें हैं, नहीं सब कुछ मुश्किलें भी नहीं है, मुश्किलें आसान सब सारी चीज़ें हैं। सब और सुख है, अरे भैया सब और सुखी, सुख कहाँ है? दुख सबसे पहले आता है, बाद में सुख आता है। तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। यस, ये ऑप्शन क्या होगा? इस जीवन यात्रा में कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाए किसी का कुछ नहीं पता। कब पता चला कि हम बढ़िया यहाँ पे एकदम लॉटरी लग गई हमारी और जॉब लग गई, कुछ भी लग गया, है ना, और भाई बढ़िया एकदम आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी लाइफ ऐसे होता है ना कि हमें जीवन में सारी खुशियाँ मिल जाती है ना, होता है ना। तो नीचे दिए गए शब्दों में से शरीर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? समानार्थी शब्द मैंने बताया कि शरीर को हम और क्या क्या कह सकते हैं और किस किस नाम से पुकार सकते हैं। तो इनमें इस जो है शरीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं होना चाहिए, बताना है। तटिनी है, जयमाला है, नद है, प्रवाह। तो जो यहाँ पे ये तटिनी है, जयमाला है, प्रवाह है, ये तीनों के तीनों शरीर के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये नद है ना, नद, ओके, यह है आपका शरीर का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चित है और अनिश्चित शब्द में हम कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं? ते। क्या हम इसे अनिश्चित बनाएंगे, अनिश्चित बनाएंगे, अनिश्चित बनाएंगे, फिर अनिश्चितता होगा। तो देखो यहाँ पर अनिश्चित
तो अनिश्चित में हम किस प्रत्यय का यूज करेंगे यहाँ पे? तो देखो अनिश्चित क्या ते प्रत्यय लगाएंगे हम यहाँ पे? नहीं। या फिर यहाँ पे ती प्रत्यय लगाएंगे? अनिश्चिति नहीं, ये कोई सही शब्द नहीं है। या फिर अनिश्चिति ये शब्द लगाएंगे? नहीं, बल्कि हम इसमें ता प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या ता प्रत्यय का यूज करेंगे और फिर एक शब्द बनेगा यहाँ पर क्या, एक मिनट, फिर एक शब्द बनेगा अनिश्चितता। ओके, समझे? तो अनिश्चित शब्द में हम किस प्रत्यय का यूज करेंगे? ता प्रत्यय का यूज करेंगे हम। क्या? ता प्रत्यय का। देखो प्रत्यय लगा के भी हमें वही प्रत्यय या फिर उपसर्ग वही लगाना होना होता है जो हमने उस शब्द में उपसर्ग या फिर प्रत्यय लगा दिया, लेकिन उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो अभी तो अनिश्चित है, फिर अनिश्चितता हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ता यहाँ पे प्रत्यय लगेगा। चलो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आप बताइए सेशन आपको कैसा लगा? मस्त यहाँ पे एंजॉय आया कि नहीं आया? थोड़ा बीच बीच में भाई हमने जो है आपको हंसाने की भी कोशिश की, क्योंकि लाइफ है, अभी तो पढ़े ना हमने, लाइफ है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे अनिश्चित है। तो बस यही सोच के कि भाई पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। तो बढ़िया मस्ती से आप अपना आनंद लीजिए लाइफ को, और कितनी भी कठिनाई क्यों ना आती है, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे जो है हर एक परिस्थिति में उन्हें ढलते हुए चलिए। तो फ्रेंड्स यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं खुद आपको यहाँ पे जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगी, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।